तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और S2 एड में। ठीक है, देखिए इस वाली सीरीज़ में जो है कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। 99 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के कर चुके हैं और 100th आर्टिकल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस तरह की वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दीजिए। आइए देखते हैं 100th आर्टिकल किस बारे में कह रहा है वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड द कोरम। तो कह रहा है देखिए हाउस की पावर के बारे में जो है बात की जाएगी और वोटिंग जो है हाउस में उसका क्या प्रोसीजर है इसके बारे में बात की जाएगी। अगर जो वैकेंसी है कोरम का तो बावजूद इसके भी देखिए क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, तो इस पर बात चलेगी। देखिए फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है सेव एज otherwise provided in the constitution all question at any sittings of either house or joint sitting of the houses shall be determined by a majority of votes of the member present and voting other than speaker or person acting as a chairman or speaker। ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉज में कह रहा है देखिए जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है, वैसे काम होता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे किसी भी सिटिंग में, चाहे वो किसी भी हाउस की सिटिंग हो या फिर जॉइंट सिटिंग हो दोनों हाउसेस की, तो ये डिटरमाइन किए जाएंगे किससे, तो जो भी मेंबर उस समय प्रेजेंट रहेंगे और वोट डालेंगे उनकी मेजॉरिटी से डिटरमाइन किए जाएंगे। इसमें देखिए स्पीकर या फिर जो चेयरमैन है वो पार्ट नहीं लेते हैं। फिर कह रहा है चेयरमैन और स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस but shall have and exercise a cast vote in the case of equality of votes। तो कह रहा है देखिए चेयरमैन या स्पीकर हैं या फिर जो भी पर्सन इस तरह काम करेगा चेयरमैन या स्पीकर की तरह, तो फर्स्ट इंस्टेंस पे देखिए वोट नहीं डालेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वोट की इक्वालिटी मिल जाए, ठीक है, क्वेश्चन में कि क्वेश्चन के मतलब खिलाफ में उसके साथ में भी अगर जो इक्वालिटी मिल जाए वोट्स की तो वोट डाल सकता है। ठीक है, अब सेकंड क्लॉज देखते हैं। सेकंड क्लॉज कह रहा है ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनी वैकेंसी इन द मेंबरशिप देयर ऑफ एंड एनी प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट शैल बी वैलिड notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled to do so sat or voted or otherwise took part in the proceeding। तो देखिए कह रहा है कि कोई भी हाउस है अगर जो पार्लियामेंट का तो उसके पास ये पावर है, ठीक है, बावजूद इसके कि कोई वैकेंसी हो मेंबरशिप की या फिर कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है पार्लियामेंट शैल बी वैलिड, तो वो वैलिड होगी। ठीक है, अब इसका इस बावजूद कह रहा है कि इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बाद में अगर ये बात पता चले कि कोई पर्सन ऐसा है जो वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं था वोट डाल दिया है या फिर बैठने के लिए एलिजिबल नहीं था और प्रोसीडिंग में बैठा है या टुक पार्ट लिया प्रोसीडिंग में, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थर्ड क्लॉज देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्लॉज कह रहा है अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स द कोरम कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो कह रहा है जब तक देखिए पार्लियामेंट कोई रूल बना के नहीं प्रोवाइड करती है तब तक कैसे काम होता है कि कोरम जो है, तो कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो देखिए किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट की अगर जो मीटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके 1/10 मेंबर जो होंगे टोटल मेंबर के, जो 1/10 होगा उस हाउस का टोटल जितना मेंबर होंगे उसके 1/10 जो होगा, ठीक है, वो उतना नंबर जो है कोरम कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, फोर्थ क्लॉज क्या कह रहा है इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ हाउस देयर इज नो कोरम it shall be duty of chairman or speaker or person acting as such either to adjourn house or to suspend the meeting until there is a quorum। तो कह रहा है देखिए अगर ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी मीटिंग हो रही है किसी भी हाउस की, ठीक है, और वहाँ पे कोरम नहीं है, तो ये देखिए ड्यूटी है चेयरमैन की या स्पीकर की या फिर जो पर्सन चेयरमैन या स्पीकर की तरह काम करेगा उसकी, या तो हाउस को एडजर्न कर दें या तो मीटिंग को सस्पेंड कर दें तब तक जब तक कि कोरम प्रेजेंट नहीं हो जाता है। ठीक है, 101st आर्टिकल देखते क्या कह रहा है। तो वोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट क्लॉज देखिए कह रहा है नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविजन शैल बी मेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर द vocation by a person who is chosen member of both houses of his seats in one house or the other। देखिए कह रहा है कोई भी मेंबर जो है वो दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट के, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों का साथ में मेंबर नहीं हो सकता। और इस बारे में देखिए पार्लियामेंट जो है लॉ बनाएगी, तो लॉ बनना भी होगा इस पर पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट लॉ बना के ये इंश्योर करेगी कि कोई अगर जो ऐसा होता है
तो जो पर्सन है वो अपना जो है, जो भी पर्सन जो मेंबर की तरह चूज किया गया वो जो है अपना सीट वकेट कर दे, ठीक है, या तो दोनों हाउस में वकेट कर दे या फिर कोई भी हाउस में वकेट कर दे, ठीक है, जो भी उसकी चॉइस हो। सेकेंड क्लॉज देखिए, कह रहा है नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड ऑफ हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, and if a person is chosen a member of both parliament and house of legislature of state, then at the expiration of such period as may be specified in the rules made by the president, that person's seat in parliament shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the legislature of the state। तो देखिए कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो है एक साथ पार्लियामेंट के हाउस का और जो है लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता। और अगर जो कोई पर्सन ऐसा है कि जो दोनों का मेंबर चूज किया गया है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट देखिए एक रूल बनाएंगे, ठीक है, आगे हम रूल के बारे में भी देखेंगे। तो देखिए अभी रूल बनाएंगे और उस रूल में जो भी एक्सपायरेशन टर्म दिया रहेगा 6 महीने का या फिर जो भी टर्म दिया रहेगा, ठीक है, तो उस टर्म के एक्सपायर होते ही, ठीक है, तो वो जो पर्सन है उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। और ये ध्यान रखेंगे कि वो सीट वैकेंट कहाँ होते हैं, सीट वैकेंट होती है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होती है, पार्लियामेंट में होती है। अब इससे बचने के लिए क्या है कि आपको जो है पहले ही रिजाइन करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर से। थर्ड क्लॉज देखिए, कह रहा है इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कह रहा है अगर जो कोई मेंबर है इधर किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, तो ए देखिए क्या कर रहा है, सब क्लॉज ए कह रहा है बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 102 क्लॉज 4। तो देखिए अगर जो कोई पर्सन ऐसा है जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ठीक है, जो भी क्लॉज 2 और क्लॉज 1 में मेंशन्ड है आर्टिकल 102 के क्लॉज 4 में, ठीक है, और बी resigns his seat by writing under his hand address to chairman or speaker as the case may be, and his resignation is accepted by chairman or the speaker as the case may be, his seat shall thereupon become vacant। तो कह रहा है ऐसा भी अगर जो ऐसा हो रहा है कि कोई भी जो मेंबर है वो अपना रेजिग्नेशन जो है लिख के चेयरमैन को या फिर स्पीकर को दे रहा है, ठीक है, और रेजिग्नेशन जो है वो चेयरमैन या स्पीकर द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, तो इस केस में जो है सीट जो है वैकेंट हो जाती है। उसके बाद देखिए प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रेजिग्नेशन रिफर टू सब क्लॉज बी if from information received or otherwise after making such inquiry as he thinks fit, the chairman or speaker as the case may be is satisfied that the resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept the resignation। तो कह रहा है ऐसा भी हो सकता है, देखिए कि अगर जो रेजिग्नेशन दिया गया है, ठीक है, जो भी सब क्लॉज बी में जैसा बताया गया था, तो उस तरह का अगर जो रेजिग्नेशन दिया गया है और ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाए चेयरमैन को या फिर स्पीकर को और उनको ये बात लगती है, देखिए लिखा इंक्वायरी, तो उनको ये बात लगती है, तो अगर जो इंक्वायरी एक इंक्वायरी बैठाएंगे जैसा भी उनके समझ में है, ठीक है, इंक्वायरी बैठाएंगे और उसके बाद जो उनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी उससे, अगर जो उनको लगता है कि जो रेजिग्नेशन है वॉलंटरी नॉट वॉलंटरी है, वॉलंटरी नहीं है या जेन्युइन नहीं है, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ना करें, ये ध्यान रखेंगे। सब क्लॉज 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ for a period of 60 days a member of either house of parliament is without permission of the house absent from all meetings thereof, the house may declare his seat vacant। तो देखिए ये कह रहा है कि अगर जो कोई पर्सन है या मेंबर है हाउस का, ठीक है, और वो 60 डेज तक जो है पार्लियामेंट का जो हाउस है उसकी जो है मीटिंग से जो है एब्सेंट रहता है, लगातार एब्सेंट रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और इसका कोई परमिशन नहीं लिया है, तो हाउस जो है ये डिक्लेयर कर सकता है कि भैया अब तुम अपनी सीट छोड़ दो, मीटिंग में नहीं आते हो तो क्या करोगे, ऐसा सिस्टम है। प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग द सेड पीरियड ऑफ 60 डेज नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस इज प्रोरॉग्ड और एडजर्न्ड फॉर मोर देन 4 consecutive डेज। तो देखिए ये जो 60 डेज की काउंटिंग होती है, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि हाउस उस समय एडजर्न ना हो
या प्रोरोग नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाउस एडजर्न्ड है, 60 दिन के लिए एडजर्न्ड रहा, 60 दिन का गिनती होगा भाई, 60 दिन, ऐसे तो सारे मेंबर ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये देखना है कि एडजर्न नहीं हो हाउस, और एडजर्न अगर होता भी है तो 2-3 दिन से ज़्यादा का एडजर्नमेंट नहीं हो, मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज से ज़्यादा का एडजर्नमेंट नहीं हो। अगर इससे ज़्यादा का एडजर्नमेंट होता है तो फिर काउंटिंग नहीं। अगर जो 4 डेज से कम पे, मतलब 3 दिन के लिए एडजर्न हुआ, पहले 20 दिन चला था, फिर 3 दिन के लिए एडजर्न हुआ, फिर 20 दिन चला, फिर 3 दिन के लिए एडजर्न हुआ, फिर 20 दिन चला, तो काउंटिंग चलेगी। लेकिन ऐसा हुआ कि 20 दिन के लिए चला, फिर 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए एडजर्न हो गया, तो फिर 20 दिन के लिए चला, तो अब नहीं होगा। अब ये ध्यान रखना है, 5 दिन के बाद नई काउंटिंग शुरू, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर अगला देखते हैं, अगला आर्टिकल क्या कह रहा है। अगला आर्टिकल है 102, द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप दिया है। तो इसमें मेंबरशिप के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया है। कह रहा है फर्स्ट, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एंड फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए, एक पर्सन जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है किस बात से, जो चूज होने से या फिर मेंबर होने से ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, किस कौन कौन से केसेस में। तो सब क्लॉज ए में देखिए क्या कह रहा है, इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और देन एन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाई पार्लियामेंट लॉ नॉट टू डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर। देखिए कह रहा है कि ऐसा अगर जो है कि जो भी है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत, या फिर कोई ऐसा ऑफिस है जिसको पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया है, ठीक है, उसके होल्डर को नॉट डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। बी क्लॉज देखिए क्या कह रहा है इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड टू डिक्लेयर बाई अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो देखिए, अगर जो कोई पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, और ऐसा हो रहा है कि कोर्ट जो है, जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है, वो ये बात डिक्लेयर कर दे कि भाई ये अनसाउंड माइंड का, तो इसको देखिए किया जा सकता है डिस्क्वालीफाई। सी देखिए, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर जो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ठीक है, तो उसको भी किया जा सकता है। डी देखिए, इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है और हैज़ वॉलेंट्री एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, या फिर किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया, और इज अंडर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अलायंस और एडरेंस टू फॉरेन स्टेट, या फिर ये है कि किसी फॉरेन स्टेट के जो है एक्नॉलेजमेंट में है या फिर उसके एडरेंस में, अलायंस में रह रहा है, ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ़ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, या फिर ऐसा हो जाए कि वो डिस्क्वालीफाई हो जो भी लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के अंडर में, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ ये वाला आर्टिकल फिनिश हो गया। अब 103rd आर्टिकल देखते हैं। कह रहा है डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। तो अब डिसीजन देखने वाले हम कि क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन है उस पर डिसीजन कैसे होता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर पे। तो फर्स्ट क्लॉज कह रहा है if any question arises as to whether a member of either house of parliament has become subjected to any of the disqualification mentioned in clause 1 of the article 102, the question shall be referred for the decision of president and his decision shall be final। तो कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है कि कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ठीक है, कि मेंबर जो है कि जो भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का अगर जो मेंबर है, ठीक है, और उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो है सब्जेक्ट किया जा रहा है, कंसल्ट किया जा रहा है क्लॉज 1 के अंतर्गत जो आर्टिकल 102 में है, तो क्वेश्चन जो है ये रिफ़र कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, और उनका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। अब सेकेंड क्लॉज देखिए, बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन सच क्वेश्चन द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। तो कह रहा है देखिए कोई भी डिसीजन देने के ऊपर इस क्वेश्चन पे जो है प्रेसिडेंट को जो है ये ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट के लिए कि वो इलेक्शन कमीशन से पूछें, ठीक है, और जैसा इलेक्शन कमीशन उनको बताएं कि डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना है, तो उसके हिसाब से जो है अकॉर्डिंगली आगे का काम करें या फिर डिसीजन दें। फिर 104 आर्टिकल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। तो देखिए पेनल्टी के बारे में बात कर रहा है कि जब सिटिंग या वोटिंग कर दे कोई भी मेंबर, ठीक है, अपना ओथ या अफर्मेशन लेने से पहले, ठीक है, जो कि आर्टिकल 99 के अंडर में दिया है, या तो क्वालिफाइड नहीं है या फिर डिसक्वालिफाइड है और इस केस में आकर वोट डाल दे, तब के लिए देखिए पेनल्टी की बात कर रहा है।
if a person sits or votes as a member of either house of the parliament before he complied with the requirements of article 99, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provision of any law made by the parliament, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of 500 rupees to be recovered as the debt due to union। तो देखिए अगर जो कोई पर्सन जो है सिट करता है या वोट करता है, ठीक है, किसी भी हाउस में, और अगर ऐसा है कि वो जो भी रिक्वायरमेंट्स है अंडर आर्टिकल 99 की उसको फिलफिल नहीं करता है, या फिर उसको बात पता है कि वो क्वालिफाइड नहीं है या डिसक्वालिफाइड है मेंबरशिप के लिए, ठीक है, और जो है दैट ही इज, और या फिर वो प्रोहिबिटेड है किसी भी लॉ के अंडर में जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, तो इस अगर जो इसको तोड़ के भी वो वोटिंग करता है, ठीक है, और पार्टिसिपेट करता है, तो देखिए जैसे ही ये जो करेगा तो वो लाइबल हो जाएगा किसके लिए, तो हर उस दिन के लिए कि जिस दिन वो रहेगा और वोट डालेगा, ठीक है, तो 500 रुपीज़ के लिए देखिए लाइबल हो जाएगा, ठीक है, पर डे के मुताबिक। और ये जो है डेट ड्यू टू यूनियन पे मतलब यूनियन द्वारा कर्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसको वसूल किया जाएगा। फिर आर्टिकल 105 देखिए क्या कह रहा है, पावर प्रिविलेजेस ईटीसी ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। तो देखिए ये पावर और प्रिविलेजेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट के हाउस की और उनके मेंबर की, और जो कमिटीज़ बनेंगी उस रेस्पेक्ट में उनके बारे में। देखिए फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग अदर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट देयर शैल बी अ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट। तो कह रहा है देखिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है उसके रेस्पेक्ट में, या फिर जो रूल्स बनाए गए हैं, या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं जो रेगुलेट करते हैं प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट को, तो ये कहते हैं कि देखिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए पार्लियामेंट में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज होनी चाहिए, कोई भी अपनी बात रख पाए, ठीक है। सेकेंड क्लॉज देखिए क्या कह रहा है नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of the parliament of any report, paper, votes or proceeding। तो देखिए कह रहा है कि कोई भी मेंबर अगर जो पार्लियामेंट का है, ठीक है, तो वो लाइबल नहीं है किस चीज़ के लिए, तो किसी भी कोर्ट में जो है, ठीक है, वो जो भी काम किए हैं, ठीक है, कुछ बोले हैं अगर जो पार्लियामेंट में, या फिर कोई वोट दिए हैं पार्लियामेंट में, या अगेंस्ट में दिए हो या फेवर में दिए हो, या फिर कोई कमेटी है, ठीक है, तो इस सब चीज़ कमेटी के मेंबर है, तो इसके लिए जो है वो ये लाइबल नहीं है कि आप उनको कोर्ट में उनके ऊपर केस करके और कोर्ट में उनके ऊपर प्रोसीडिंग चला पाएँ, ठीक है, नो। और देखिए कोई भी पर्सन जो है वो इसके लिए भी लाइबल नहीं है कि कोई भी पब्लिकेशन अगर जो किया उन्होंने, ठीक है, किसी भी अथॉरिटी ऑफ इधर देखिए अगर जो पब्लिकेशन किया है कोई रिपोर्ट या पेपर या वोट्स या प्रोसीडिंग की, तो उसके लिए भी देखिए वो लाइबल नहीं है कि आप उनको जो है उनके ऊपर जो है किसी तरह का केस वगैरह चला सकें, ठीक है। फिर क्लॉज 3 देखिए क्या कह रहा है इन अदर रेस्पेक्ट्स द पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ ईच हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट and of member of committee of each house shall be such as may from time to time be defined by the parliament by law, and until so defined shall be those of that house and of its member and committees immediately before coming to the force of section 15 of constitution, ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो देखिए कह रहा है कि इन अदर एस्पेक्ट्स द पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, की जो भी पावर है, प्रिविलेजेस है या फिर इम्यूनिटीज जो है किसी भी हाउस के पार्लियामेंट की और उसके मेंबर की, या फिर जो कमेटी है उस हाउस की उसकी, तो शैल बी एज सच मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट। तो देखिए ये समय समय पे जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो है लॉ बनाकर डिफाइन की जाएगी, और अनटिल सो डिफाइंड, और जब तक डिफाइन नहीं की जाएगी तब तक जो है जो भी हाउस है उसके मेंबर या कमिटीज़ है, ठीक है,
इमीडिएटली बिफोर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ सेक्शन 15 शैल बी दोज ऑफ, तो तब तक वो रहेंगी कि जो भी जो है सेक्शन 15 में मेंशन्ड है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट एक्ट में दिया हुआ है 1978 में, ठीक है। क्लॉज 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोविजन ऑफ क्लॉज 1, 2 and 3 shall apply in relation to person who by virtue of his constitution have the right to speak in and otherwise to take part in proceeding of a house of parliament or any committee thereof as they apply in relation to the member of parliament। तो कह रहा है देखिए जो प्रोविजन है क्लॉज 1 के, क्लॉज 2 के और क्लॉज 3 के, तो ये अप्लाई होंगे उन पर्सन के ऊपर जो कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है जिनके पास राइट टू स्पीक होगा, ठीक है, या फिर अदरवाइज टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, या फिर प्रोसीडिंग में पार्ट लेने का अधिकार होगा, या फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में या फिर किसी कमेटी में अधिकार लेने का अर्थ होगा। तो ये जो है ऐसे मेंबर के ऊपर देखिए, ऐसे पार्लियामेंट के मेंबर के ऊपर देखिए अप्लीकेबल होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर अगला देखते हैं आर्टिकल कौन सा है, तो अगला आर्टिकल है 106, तो सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स। तो इसमें सैलरी और अलाउंस ऑफ मेंबर के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सैलरीज and allowances as may from time to time be determined by the parliament by law and until provision in that respect is so made, allowances at such rate and upon such condition as were immediately before the commencement of this constitution applicable in case of member of constituent assembly of the dominion of India। तो देखिए कह रहा है कि मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अगर जो मेंबर है तो उनको देखिए सैलरी जो है ये, ठीक है, तो ऐसी सैलरी होगी या अलाउंसेस मिलेंगी जो टाइम टू टाइम जो है पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर डिटरमाइन की जाएगी, और जब तक ऐसा प्रोविज़न नहीं बना है, ठीक है, तो अलाउंसेस जो है वो उस रेट पे मिलेंगे, ठीक है, कि जैसा कंडीशन मेंशन्ड है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, देखिए जैसा कंडीशन रहा उस हिसाब से मिलेंगे जैसा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया को मिलते थे, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला प्रोविज़न आप कई बार देख रहे होंगे, तो हम आपको बता दे रहे हैं ये जो बार बार लिखा अंटिल प्रोविजन इन दैट रेस्पेक्ट इज सो मेड। तो देखिए ये बेसिकली उन लोगों के लिए लिखा है, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे सब कोई, तो देखिए उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में तो इनेक्ट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में इनेक्ट हुआ, सरकार पहले बनी, ठीक है, तो ये उनके लिए लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं तो ये जितना भी लिखा है ना कि डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, तो ये सारे लॉ बन चुके हैं, ठीक है, और ये सारा डिटरमाइन हो चुका है आपका। देखिए जो मतलब की चीज़ है ना वो स्टार्टिंग के ये इतना ही वहीं तक रहती है जहाँ पे लिखा है पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन। इसके बाद देखेंगे तो हर आर्टिकल में यही लिखा हुआ मिलेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो या फिर इनके द्वारा निर्धारित किया हो उनके द्वारा। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर यूपीएससी पूछता नहीं, लेकिन हाँ एक बार आप देखिए थरो रीडिंग में एक बार पढ़ लेंगे, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की एटलीस्ट 3 रीडिंग आपको लगानी है, तो थरो रीडिंग में आप तीनों बार एक बार पढ़ लेंगे तो एक आइडिया रहेगा कि उसके पहले की क्या कंडीशन थी। नहीं तो ऐसे तो पूछेगा नहीं, देखिए रियल टाइम पे क्या हो रहा है वही सब पूछता है यूपीएससी तो आप जानते हैं कितना डायनेमिक टाइप का है, यही तो यूपीएससी की खासियत है कि डायनेमिसिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये बार बार जो आ रहा है हो सकता है आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हो कि अनटिल द प्रोविजन इन दैट रिस्पेक्ट इज सो मेड, तो ये उन लोगों के लिए लिखा है कि जब तक ये प्रोविजन नहीं बना था। प्रोविजन सारे बन गए, धीरे धीरे करेगा, अभी कोई प्रोविजन बाकी नहीं है, जितना लिखा है उसके रेस्पेक्ट में प्रोविजन बन चुके हैं। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं, अगला आर्टिकल है 107 प्रोविजन एज टू इंट्रोड्यूस एंड पासिंग ऑफ बिल। तो इसमें पासिंग ऑफ बिल का इंट्रोडक्शन, जो बिल का पासिंग और इंट्रोडक्शन के बारे में जो प्रोविजन है उन पे बात होगी। फर्स्ट क्लॉज देखिए कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 109 एंड 117 विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल अ बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए जो भी प्रोविजन 109 में या 117 में बने हैं उनके रेस्पेक्ट, देखिए मनी बिल के रेस्पेक्ट में या फिर कोई फाइनेंशियल बिल है, तो अब अगर जो कोई बिल है तो वो ओरिजिनेट हो सकता है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है,
ठीक है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में नहीं, ऐसा नहीं है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर सेकंड क्लॉज देखते हैं, कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108 एंड 109 अ बिल शैल नॉट डीम to have been passed by the House of Parliament unless it has been agreed to by both houses, either without amendment or with such amendment only as are agreed by both houses। तो देखिए कि सब्जेक्ट टू, देखिए 108 आर्टिकल 109 आर्टिकल का जो प्रोविजन है उसको सब्जेक्ट में लेते हुए अगर देखें तो बिल जो है, ठीक है, वो तब तक जो है पास नहीं माना जाता है जब तक कि जो है दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट के उनके द्वारा एग्री नहीं कर लिया जाए, ठीक है, चाहे वो अमेंडमेंट के साथ हो, ठीक है, या फिर अमेंडमेंट के बिना हो, ठीक है, उसको जो है दोनों हाउसेस के द्वारा एग्री करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं एक हाउस पास कर दिया बिल पास, नहीं, पहले एक हाउस पास करेगा फिर दूसरा हाउस पास करेगा, दोनों पास करेंगे तब जाके बिल पास होगा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ पहले लोकसभा करेगा फिर राज्यसभा करेगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ पहले राज्यसभा करेगा फिर लोकसभा, दोनों हाउसेस का पास करना बहुत जरूरी है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर थर्ड क्लॉज देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लेप्स बाय रीजन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द हाउस। देखिए अगर जो कोई बिल जो है पार्लियामेंट में पेंडिंग है तो इस रीजन पे लैप्स नहीं हो सकता है कि हाउस प्रोग्रेट हो गया है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फोर्थ क्लॉज देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो देखिए अगर जो कोई बिल ऐसा है जो काउंसिल ऑफ स्टेट में पास कर दिया गया है, देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब राज्यसभा है, तो राज्यसभा में अगर जो कोई बिल है ऐसा पास कर दिया गया है, सॉरी देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट में पास नहीं किया गया तो राज्यसभा में नहीं पास हुआ है, ठीक है, लेकिन जो है अगर हाउस ऑफ पीपल द्वारा पास कर दिया गया और हाउस ऑफ पीपल का डिसोल्यूशन हो गया, मतलब लोकसभा, ऐसा समझिए बिल आया लोकसभा ने पास किया और उसके बाद लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया और राज्यसभा में पेंडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि अब वो खत्म हो गया, क्योंकि डिसोल्यूशन हो गया, अब सारे मंत्री का अपना सस्पेंशन हो गया अपने काम को, अब नया चुनाव नए मंत्री आएंगे तो इसलिए बिल लैप्स है, नहीं, अगर जो एक बार बिल लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा के पास चला गया तो फिर राज्यसभा के पास अगर वो पेंडिंग है तो राज्यसभा का टोटल राइट है इस बात पे कि उसको बिल पे वोट करके और उसको पास कर दे, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर फिफ्थ क्लॉज देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ बिल विच इज पेंडिंग इन हाउस ऑफ द पीपल और विच हैव बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल इज पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स shall subject to the provision of article 100 shall lapse on the resolution of house of the people। देखिए कह रहा है कि अगर ऐसा कोई बिल है कि जो हाउस ऑफ पीपल में पेंडिंग है, ठीक है, लेकिन ठीक है, और विच हैव बीन पास बाय हाउस ऑफ पीपल, और हाउस या तो हाउस ऑफ पीपल द्वारा पास है और काउंसिल ऑफ स्टेट में पेंडिंग है, सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल, और जो है आर्टिकल 8 के प्रोविजन के अंदर में है, ठीक है, तो लैप्स हो जाएगा या डिसोल्यूशन, लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो अगर जो हाउस ऑफ पीपल का डिसोल्यूशन हो गया तो फिर जो है लैप्स कर जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए ऊपर वाले में नीचे वाले में बहुत कम का अंतर है। देखिए पहले वाले में ये कह रहा था कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो पास नहीं किया है और हाउस ऑफ पीपल, देखिए हाउस ऑफ पीपल द्वारा पास नहीं किया गया है लेकिन पेंडिंग है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट में, ठीक है, तो ये लैप्स नहीं होगा। लेकिन अगर ये हाउस ऑफ पीपल द्वारा पास किया गया काउंसिल ऑफ स्टेट में पेंडिंग है तो लैप्स हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर अगले में देखते हैं 108 आर्टिकल क्या कह रहा है। 108 आर्टिकल है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। तो किस केसेस में जो है हाउस की जो है ज्वाइंट सिटिंग होगी उसके बारे में बात कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्लॉज कह रहा है इफ़ आफ्टर अ बिल हैज़ बीन पास बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस, अगर ऐसा हुआ कि बिल जो है एक हाउस द्वारा पास किया गया और दूसरे हाउस को ट्रांसमिट किया गया, द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, अगर जो बिल अदर हाउस से रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर बी द हाउस है फाइनली डिसएग्रीड एज टू अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल, या फिर हाउस डिसएग्री कर गया कि जो भी अमेंडमेंट बिल में किए गए हैं वो सही नहीं है। या क्लॉज सी देखिए क्या कह रहा है, मोर देन 6 months elapse from the date of reception of bill by the house without the bill being passed by it, the president may, unless bill has elapsed by reason of dissolution of house of the people, notify to the house
by message if they are sitting, or by public notification if they are not sitting. His intention to summon them to meet in a joint sitting for purpose of deliberating and voting on the bill. तो देखिए अगर ऐसा हुआ कि 6 महीना हो गया, ठीक है, बिल को रिसीव होते हुए, रिसेप्शन होते हुए, लेकिन बिल जो है पास नहीं किया गया हाउस के द्वारा, ठीक है, चाहे कोई भी हाउस हो उसके द्वारा पास नहीं किया गया, और तो प्रेसिडेंट जो है इस केस में जो है ये सोच के कि बिल लैप्स ना हो जाए, ठीक है, तो जब इससे पहले कि हाउस ऑफ पीपल डिजोल्यूट हो जाए, मतलब डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है, ये क्या करेंगे, नोटिफाई कर देंगे हाउसेस को, ठीक है, मैसेज देके, अगर जो सिटिंग में है तो मैसेज देंगे, या फिर सिटिंग में नहीं है तो पब्लिक नोटिफिकेशन भेजेंगे और उनको जो है सिटिंग के लिए बुलाएंगे। अब इसमें जो है इंटेंशन जो होती है समन करने की, ठीक है, तो ये ज्वाइंट सिटिंग की जो है इंटेंशन होती है। और ये क्यों होती है कि ये जो है एक ही साथ आके बैठ के भाई आपस में डिसाइड कर लें क्या गड़बड़ी है, क्या है वो है, और वोटिंग हो जाए और बिल पास हो जाए, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो मनी बिल पे नहीं लगता है। लिखा देखिए, प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू मनी बिल, तो मनी बिल पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्लॉज देखिए, कह रहा है इन रिकॉर्डिंग एनी सच पीरियड ऑफ 6 months एज इज रिफर्ड इन क्लॉज 1, no account shall be taken of any period during which the house is referred in the subclause C of that clause is prorogued or adjourned more than 4 consecutive days। तो वही चीज़ कह रहा है, देखिए 4 consecutive days से ज़्यादा जो है एडजर्न रहा है हाउस, ठीक है, तो उसके बाद उस पीरियड को जो है 6 month में कंटिन्यू काउंट नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर थर्ड क्लॉज देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर द प्रेसिडेंट हैज़ अंडर क्लॉज 1 नोटिफाइड इंटेंशन ऑफ समनिंग द हाउस टू मीट इन अ जॉइंट सिटिंग, नीदर हाउस शैल प्रोसीड फर्दर विद द बिल, बट द प्रेसिडेंट मे एट एनी टाइम आफ्टर द डेट ऑफ हिज नोटिफिकेशन समन द हाउस टू मीट इन द जॉइंट सिटिंग फॉर द पर्पज इज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एंड इफ इट डज सो द हाउस सेल मीट अकॉर्डिंगली। तो देखिए कह रहा है जब प्रेसिडेंट अगर जो क्लॉज 1 के अंतर्गत जो है नोटिफाई कर दिया कि देखिए हाउस को समन करना है, ठीक है, तो उसके बाद कोई भी हाउस जो है वो बिल पे प्रोसीडिंग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बिल उठाएगा अब डिस्कशन शुरू, ज्वाइंट सिटिंग अब नहीं हो सकता कुछ, लेकिन प्रेसिडेंट जो है किसी भी टाइम जो है नोटिफिकेशन देके और हाउस को समन कर सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग के लिए, और जैसा भी पर्पस बताया रहेगा उस नोटिफिकेशन में, ठीक है, तो उस हिसाब से उस रीजन के लिए उनको ज्वाइंट सिटिंग के लिए समन कर सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं प्रेसिडेंट तो हाउसेस के लिए ऑब्लिगेटरी है कि वो मीट करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर फोर्थ क्लॉज देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फोर्थ क्लॉज कह रहा है इफ अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 houses द बिल विच इज सच with the such amendments if any as are agreed to in joint sitting is passed by majority of the total member of both houses present and voting, it shall be deemed for purpose of the constitution to have been passed by both houses। तो अगर ऐसा होता है कि कोई भी बिल है हाउस दोनों वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग में जो बिल है उस पर डिस्कशन होता है, ठीक है, और उस अमेंडमेंट के साथ जो है वोटिंग अगर जो होती है, और ऐसा हुआ कि जो भी मेंबर प्रेजेंट होंगे दोनों के हाउस ऑफ पीपल के और हाउस ऑफ काउंसिल के, मतलब स्टेट्स के दोनों के जो है मेंबर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और दोनों के मेंबर अगर जो मिल के उनकी जो संख्या है उसकी मेजॉरिटी से अगर जो बिल पे एग्री किया जाता है, ठीक है, तो बिल देखिए पास माना जाएगा दोनों हाउसेज में, ठीक है। अब प्रोवाइडेड दैट एट अ ज्वाइंट सिटिंग, तो अब ये दिया है कि ज्वाइंट सिटिंग के लिए क्या दिया है, सब क्लॉज ए देखिए, इफ अ बिल हैव बीन पास बाय वन हाउस has not been passed by other house with the amendments and returned to the house which it originated, no amendments shall be proposed to bill other than such amendments if any as are made necessary by the delay of passage of the bill। तो देखिए अगर कोई बिल है, ठीक है, और एक हाउस के द्वारा पास किया गया है, ठीक है, और दूसरे हाउस के द्वारा पास नहीं किया गया है, और उस अमेंडमेंट के साथ जो है रिटर्न कर दिया गया है हाउस को जिसमें वो ओरिजिनेट किया है, तो कोई भी अमेंडमेंट जो है प्रपोज नहीं किया जा सकता है बिल में। तब तक ऐसा कोई अमेंडमेंट, सिर्फ ऐसा अमेंडमेंट किया जा सकता है जो अमेंडमेंट ऐसा माना जाए कि नेसेसरी रहा है, जिसके चलते जो डिले हो रहा है पासेज ऑफ बिल में, ठीक है। क्लॉज सब क्लॉज बी देखिए क्या कह रहा है, इफ अ बिल हैज़ बीन सो पास एंड रिटर्न
only such amendments as aforesaid shall be proposed to the bill, and such other amendment as are relevant to the matter with respect to which the houses have not agreed, and the decision of person presiding as to the amendments which are admissible under this clause shall be final। तो देखिए बिल अगर जो पास करके रिटर्न किया गया है, ठीक है, तो सिर्फ उस तरह के अमेंडमेंट किए जा सकते हैं जैसा बिल में प्रपोज रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसे अमेंडमेंट किए जा सकते हैं जो रिलेवेंट हो, जिस मैटर में जिसके चलते हाउस जो है एग्री नहीं किया है उसको, ठीक है। एंड द डिसीजन ऑफ पर्सन प्रिसाइडिंग, और जो भी पर्सन जो है प्रिसाइड कर रहा होगा अमेंडमेंट को, ठीक है, उनका जो डिसीजन होगा वो एडमिसिबल होगा, जो भी इस क्लॉज में है फाइनल, ठीक है, वो फाइनली एडमिसिबल होगा। फिर फिफ्थ क्लॉज देखिए क्या कह रहा है, ए ज्वाइंट सिटिंग में बी हेल्ड अंडर दिस आर्टिकल एंड अ बिल पास threat notwithstanding that the dissolution of House of People has intervened since the President notified his intention to summon the House to meet therein। तो देखिए अगर जो कोई ज्वाइंट सिटिंग हेल्ड कर रही है, ठीक है, इस आर्टिकल के अंतर्गत में, और बिल जो है वो थ्रेट है, ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी डिजोल्यूशन, तो देखिए अगर बावजूद इसके कि डिजोल्यूशन हो गया हाउस ऑफ पीपल का, हैज इंटरवीन सिंस द प्रिंस, और इंटरवीन करके और प्रेसिडेंट नोटिफाई कर दिए कि उनका हाउस है और वो समन करने का जो दोनों हाउस को समन करने के लिए कर दिए, तो फिर देखिए दोनों हाउस का समन होगा, बेसिक कहने का मतलब यही है। फिर देखिए इसके बाद है 109th आर्टिकल, और इसमें है मनी बिल्स। देखिए मनी बिल का जो आर्टिकल है वो काफ़ी इलेबोरेट है, तो इस वाले आर्टिकल को जो है इसके बाद करेंगे, और उसके बाद मनी बिल स्टार्ट करेंगे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स भी हमको देखने को मिलेंगे यहाँ से। और चलिए अगले वीडियो में जो है ये सारी चीज़ें करेंगे। देखिए वीडियो को जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो है 1-2 रीडिंग जरूर लगाते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।